अब नेक्स्ट सेशन को देखते हैं। आज के जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है जी प्लानिंग। जब आप करने लगते हैं किसी सोलर पीवी के इंस्टॉलेशन की, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। तो उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नंबर वन, सोलर इंसोलेशन डेटा, यानी आपको उस पर्टिकुलर साइट पे सूरज की कितनी रोशनी मिलेगी। फिर आपके पैनल के ओरिएंटेशन के, आपने किस एंगल पे रखना है अपने पैनल को, ताकि वो बेस्ट परपेंडिकुलर रोशनी ले सके, जिसमें उसकी टिल्ट आपने देखनी होती है। फिर शेडिंग, कि कहीं पे उसको शेडिंग ना मिले, उसके ऊपर कोई साया ना आए। फिर मुख्तलिफ रीजंस की वजह से पैनल डिग्रेड होता है, उसकी एज और टेम्परेचर बेसिकली होते हैं, वरना उसके अलावा भी और रीजंस होते हैं, हम देखेंगे उनको। और मज़ीद कुछ डीरेट फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपकी नेम प्लेट रेटिंग जो होती है, यानी जो आपको स्पेसिफाई किया होता है रेटिंग, उससे आपको कम आउटपुट देखते हैं। इसी तरह ऑन गोइंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट्स हैं इसकी, उसको देखेंगे हम इस पार्ट में। जो आपका इंसुलेशन का डेटा है कि आपको कितनी धूप मिलेगी, हमने पिछली दफ़ा उसको पाकिस्तान के डेटा को स्पेसिफिकली देखा था। तो उसके कुछ सोर्सेज हैं जो नीचे आपके पास तीन वेबसाइट्स लिखी हुई हैं। ये एग्जांपल्स हैं। ग्लोबल सोलर एटलस डॉट इन्फो है, फिर एनर्जी डेटा डॉट इन्फो है, फिर सोलर जी आई एस डॉट कॉम है। तो ये सारी की सारी बहुत यूज़फुल वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी डेटा डॉट इन्फो जो है, इस पे अगर आप जाएं और पाकिस्तान के डेटा सेट्स देखें, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ, एक्चुअली 33 डेटा सेट्स अभी वहाँ मौजूद हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, पाकिस्तान विंड मेजरमेंट डेटा, पाकिस्तान बायोमास मैपिंग, पाकिस्तान विंड स्पीड एंड विंड पावर पोटेंशियल मैप्स। ये सारी डिटेल्ड स्टडीज़ हैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। तो आप यहाँ दे कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट जब आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज को देखना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जिस जगह पे आपकी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है केस, उसका मैंने ग्लोबल सोलर एटलस डॉट इन्फो पे कोऑर्डिनेट्स डाले। तो उसमें ये आपके सामने जो तस्वीर है इसकी, लेफ्ट साइड पे इसको जूम करके राइट पे रखा हुआ है। तो देखें उन्होंने क्या डेटा दिया मुझे। उन्होंने मुझे स्पेसिफिक फोटोवोल्टाइक पावर आउटपुट बताई, जिस दिन मैंने लिया था उस हिसाब से। फिर डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन, फिर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल, फिर डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल, फिर टिल्ट, फिर आपके पीवी मॉड्यूल का ऑप्टिमम टिल्ट क्या है, 30 डिग्रीज। फिर आप उस वक्त ये टेम्परेचर क्या था, टेरेन उस जगह की एलिवेशन क्या थी मीन सी लेवल से। फिर मज़ीद मैंने वहाँ से डेटा लिया, तो उन्होंने उसने मुझे मैप, रेडियंस मैप दे दिया। और ये लेफ्ट साइड पे आप देखें तो टाइम ऑफ द डे, R0 से R24 तक। और सिर्फ एक टाइम एक एक मौसम का नहीं, बल्कि जून के सोलिस्टिस का, इक्विनॉक्स का, दिसंबर के सोलिस्टिस का, यानी साल में हाईएस्ट जब रेडियंस मिलती है या लोएस्ट मिलती है या दरमियानी मिलती है, तो उसका सारा डेटा दे दिया कि मुझे उस वक्त सोलर सोलर एलिवेशन कितनी होगी और एंगल क्या होगा सन का। तो यहाँ पे फिर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इस अपनी स्लाइड के राइट साइड पे देखें, तो कि आप रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लें, या मीडियम साइज्ड कमर्शियल सेलेक्ट कर दें, या लार्ज स्केल सेलेक्ट कर लें। तो वो आप सेलेक्ट करें तो वो आपको मज़ीद डेटा दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया, तो उसने मुझे एनुअल एवरेजेस दे दी, मंथली एवरेजेस दे दी, और ये आप राइट साइड पे देखें तो आर्ली एवरेजेस भी दे दी, जनवरी फरवरी मार्च की। और ये जो राइट साइड वाला है, इसको मज़ीद टेबुलर शक्ल में भी, ये जो आपको राइट साइड पे नीचे वाला टेबल नज़र आ रहा है, एग्जैक्ट टेबुलर शक्ल में भी दे दिया कि मई में 11 से 12 बजे के दौरान आपको कितनी रेडियंस मिलती है, एंड सो ऑन। तो बहुत डिटेल में आपको सोलर इंसोलेशन का डेटा इन वेबसाइट से अवेलेबल है। ये दूसरी चीज़ कि आपने अपने पीवी को की ओरिएंटेशन क्या रखनी है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी जो आइडियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें परपेंडिकुलर सनलाइट पैनल के ऊपर मिले। परपेंडिकुलर का फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा हमारे एरिया से सन के दरमियान। अगर हम एंगल देंगे तो एक तो उसको ज़्यादा हवा में से गुजरना पड़ेगा, और दूसरा
वो आपको मैक्सिमम एनर्जी आप उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप फिक्स्ड टिल्ट रखें। फिक्स्ड टिल्ट यानी आपका आपकी कोई मूवमेंट ना हो ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, और पक्का पक्का आपका पैनल बस जिस तरफ मुंह करके रखना है रखें। तो वो आप एक आइडियली एक एवरेज सा निकाल लेते हैं कि पूरे साल में बेस्ट सनलाइट किस एंगल पे पड़ेगी, और उसी पे रखते हैं उसको, जैसे हम छतों पे लगाते हैं। तो मोस्टली ये वाले पैनल होते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप सिंगल एक्सेस ट्रैकर्स हों उसके अंदर, यानी वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैक करें, सुबह से लेकर शाम तक वो सन को फॉलो करते रहें। और एक और ये हो सकता है कि वो डुअल एक्सिस ट्रैकर हों, यानी वो ईस्ट टू वेस्ट भी करें और नॉर्थ टू साउथ भी करें। यानी वो दिन में भी, एक दिन में भी सबसे अच्छा सन ले लें, और सीजन्स में भी हर सीजन में सबसे अच्छा सन परपेंडिकुलरली अपने ऊपर ले लें। तो जो आपका फिक्स्ड टिल्ट सिस्टम्स होते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड सिस्टम्स होते हैं जिनमें आप फिक्स्ड कैलकुलेशन करके वो बेस्ट एंगल निकालते हैं जिसपे एवरेजेस आपको सबसे अच्छी मिलती हैं। ऑब्वियसली चूंकि इसके पीछे कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, मोटर्स नहीं होती, तो ये इसकी प्राइस सबसे कम होती है। आप सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें खाली ईस्ट वेस्ट रोटेट करें आप, और नॉर्थ साउथ पे वो ओरिएंटेड हो पहले से, यानी नॉर्थ साउथ पे ना हो सके लेकिन ईस्ट वेस्ट पे हो सके। तो इसका मतलब है कि वो डेली की आपको बेस्ट देगा। वो सुबह भी उसका फेस सन की तरफ होगा, और जब तक सन डूबता रहेगा उसका फेस सन की तरफ ही रहेगा। और इसी तरह आप ऐसे ले सकते हैं जो दोनों एंगल्स पे रोटेट करें, तो वो आपको डेली भी देंगे और थ्रू आउट द ईयर भी देंगे। तो आप इस लेफ्ट साइड वाले को देखें तो इसके नीचे आपको मैकेनिज्म नज़र आ रहा होगा कि ये हर तरफ रोटेट कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली फिर यहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ मच हायर कॉस्ट्स। और अगर इस तरह की रोटेशन आप करेंगे तो फिर आपको इंस्टॉलेशन के लिए जो एरिया चाहिए वो भी बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि एक पैनल जो है वो दूसरे पैनल को शेड कर सकता है अगर आप बहुत करीब लगाएंगे तो। अब ट्रैकिंग होनी चाहिए कि नहीं, तो अगेन ये सवाल जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं उस पर डिपेंड करता है। जनरली 20 to 40% इम्प्रूवमेंट आती है एनर्जी प्रोडक्शन में अगर आप ट्रैकिंग रखें। ट्रैकिंग ना रखें तो उसके उससे कंपैरिजन में ये आपके सामने डेटा, ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा है, लेकिन मोर और लेस यही डेटा होता है, यही रेशो होता है हर जगह पे। सोलर पीवी शेडिंग यानी आपके किसी एक सेल पे अगर शेड पड़ रहा है, तो जितने भी सीरीज में सेल्स या मॉड्यूल्स या पैनल्स आपने वायर किए हुए हैं वो सारे के सारे कम, उतनी ही कम देंगे। यानी आपके सामने जो राइट साइड पे तस्वीर बनी हुई है इसको अगर आप देखें तो सिर्फ एक नंबर 3 सेल पे शेड पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। इसी तरह नंबर 4 को देखें तो सिर्फ एक में बहुत डिग्रेडेशन है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम डिग्रेड हो गया है। तो आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? आप, एक तरीका ये है कि शेड ना होने दें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोई पत्ता भी आके गिर सकता है पैनल के ऊपर, डस्ट गिर सकती है, कोई आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स, कुछ भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि बाईपास डायोड्स या ब्लॉकिंग डायोड्स लगा दें। बाईपास डायोड क्या करती है कि वो अ, अम, एक पैनल, एक सेल को बाईपास कर सकती है। यानी आप हर एक पे लगाएंगे तो हर सेल चैनल आपका सेल पोटेंशियली बाईपास हो सकता है। तो जिस पे शेडिंग होगी और जो कम आउटपुट दे रहा होगा उसको आपकी वो डायोड बाईपास कर देगी और सिस्टम ओवरऑल डाउनग्रेड नहीं होगा। और जो ब्लॉकिंग डायोड्स होती हैं वो बेसिकली वो इसलिए होती हैं कि कोई एक सेल जो है उस वो उससे ज़्यादा करंट ना गुजरे, उसकी लिमिट से ज़्यादा, वरना वो डैमेज हो जाता है। और एक ऑप्शन ये है, तीसरी ऑप्शन के आप मॉड्यूल लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रखें, यानी ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका कोई कंट्रोलर डिटेक्ट कर रहा हो, एक कंप्यूटर सिस्टम डिटेक्ट कर रहा हो, जहाँ पे उसको कम जहाँ पे उसको लगे कि साया आ रहा है तो वो उसको सिस्टम से आउट कर दे और बाकियों को इन सीरीज चलाता रहे, और ये एक ऑटोमेटिकली हो रहा हो।
पहले हमने बात की थी पिछले सेशन में रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के आइडियल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, और हमने कहा था कि 25 डिग्री बहुत अच्छा टेम्परेचर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीवी के टेम्परेचर की, यानी उस पूरे सेल के टेम्परेचर की। तो ये आप देखें तो आपके सामने ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्स एक्सिस पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही है, और दूसरी तरफ पावर वेरिएशन है। जीरो का मतलब है कि कोई वेरिएशन नहीं है, और जो आपकी रेटिंग है वो आपको सारी की सारी मिल रही है। तो 25 डिग्री सेल के पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो आपको वो पावर मिल रही होती है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, अगर बाकी डिरेटिंग फैक्टर्स ना हो। और जूं जूं आप इससे नीचे जाते जाते हैं, 0 डिग्री तक जाते जाते हैं, तो आपको पावर का गेन मिलता है। और जब आप 25 से ऊपर जाते हैं तो आपका पावर ड्रॉप होती है, और तकरीबन 25% 26% तक ड्रॉप हो जाती है। और ये मुख्तलिफ किस्म के पीवीज के बारे में लाइंस लगी हुई हैं कि आपका मोनो, पोली और एन टाइप आईबीसी और एचजीटी में मुख्तलिफ टाइप्स हैं ये। इसमें कितनी डिग्रेडेशन होती है, और ये आपके एक्स एक्सिस पे एक टर्म लिखी हुई है एसटीसी। ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस, गिवन कंडीशंस इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको ये रेडियंस मिल रही है, और एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रम टेक्निकल स्पेक्स हैं इसकी। इसी तरह एनओसीटी है, नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशंस, नॉमिनल कंडीशंस। इसी तरह कुछ और गिवन कंडीशंस हैं, और ये ऑब्वियसली वो एरिया टू एरिया चेंज भी हो सकती हैं। अच्छा जी, जो आपका फोटोवोल्टेइक सेल या पैनल डिग्रेड होता है ओवर टाइम, ये उसका डेटा है। नॉर्मली 25 साल तकरीबन लाइफ होती है एक पीवी पैनल की। तो जो आपकी मोनोक्रिस्टलिन है वो, उनकी पर ईयर डिग्रेडेशन सबसे कम होती है, तकरीबन 0.36%। यानी अगर आप ये ब्लू वाली लाइन है आपकी, तो अगर आप 25 साल उसको चलाएंगे तो वो 90% से फिर भी ऊपर रहेगा। तो इसी वजह से ये महंगा होता है। बाकियों को आप देखते रहें तो फिर कैडमियम टेलुराइड है, फिर पॉलीक्रिस्टलिन एमॉर्फस, और सिग्स। तो सिग्स जो है वो सबसे ज़्यादा डिरेट हो रहा है, और वो तकरीबन 25% तक गिर जाता है ओवर इट्स स्पैन ऑफ लाइफ। आपका जो पैनल होता है उसको उसके ऊपर एक नेम प्लेट डीसी रेटिंग होती है। जिस तरह हर इक्विपमेंट पे लिखा होता है ना कि इसकी इसकी पैनल रेटिंग क्या है या नेम प्लेट रेटिंग क्या है, तो वो नहीं मिलती आपको मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। और ओवरऑल तकरीबन 76% आपको डी रेट फैक्टर की वजह से खाली मिलता है आउटपुट, कंपेयर टू जो उसके ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 200 वाट का मॉड्यूल है, तो एक्चुअली आपको 152 वाट्स देगा। और ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये हर पैनल का अलग होता है। लेकिन जब आप ये राइट साइड पे देखें तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप जहाँ पे आपने लगाया हुआ है उससे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेडिंग एक फैक्टर है। अब शेडिंग ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके घर में ही दरख्त लगे हुए हैं या मुख्तलिफ वजह से शेडिंग आ रही है। इसी तरह सॉइलिंग का मैन्युफैक्चरर कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मट्टी उड़ रही है आपके एरिया में बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर गंद आ रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ चीज़ें आपकी वायरिंग से रिलेटेड हैं, फिर कुछ चीज़ें आपकी नेचर ऑफ पैनल से रिलेटेड हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डी रेटिंग होती है। और ऑन एवरेज 76.76 डी रेट फैक्टर लगाते हैं आप कैलकुलेशंस करते हुए। लेकिन अगेन ये डी रेट फैक्टर डिपेंड करते हैं आपके आप ये आप कौन सा मटेरियल के आपके पैनल्स हैं, कौन सी वायर्स आपने यूज़ की हुई है, एक दूसरे से मैच कितना अच्छा करते हैं, और वो एरिया कितना साफ है या शेडिंग वगैरह कितनी है, और आपके पैनल की एज कितनी है। ऑब्वियसली एज के साथ साथ ये डी रेटिंग फैक्टर मज़ीद बढ़ता जाएगा, यानी ये 0.76 के बजाय आप मज़ीद नीचे आते जाएंगे। पीवी की जो ओ एन एम है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस है, वो बाकी टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले में बहुत कम होती है। आपको किस चीज़ के लिए
O&M चाहिए जनरली स्पीकिंग। आप उसके ऊपर डस्ट आ गई तो आप उसको साफ कर सकते हैं या धो सकते हैं। कोई क्रैक्स हो गई या कोई चिपिंग हो गई, यानी कोई उसके ऊपर से झिल्ली वगैरह उतर गई, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। वायरिंग को देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई रस्ट ना हो या कोई टूट फूट ना हो रही हो। इसी तरह जो जिस चीज़ पे आपने माउंट किया है वो रैक्स या कंट्रोल्स अगर टिल्ट है उसके अंदर, उनकी कंडीशन क्या है। इसी तरह अगर अंडर अंडर ब्रश अंडर बुश यानी कोई दरख्त वगैरह हैं तो वो कहीं उसके ऊपर आके उसको शेडिंग तो नहीं दे रहे, उसको देखते हैं। तो नॉर्मली जो एनुअल एक्सपेंस होता है वो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके 1% से ज़्यादा नहीं होता है।